बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, एक मामला जिसको एकतरफ़ा तौर पर भारत ने एक मुआहिदा जिसको ख़त्म किया या सस्पेंड किया, वो सिंतास मुआहिदा, जो अब भी ख़बरों की जीनत भी है और पाकिस्तान के लिए एक अहम मामला भी है। एक महाज तो खामोश पाकिस्तान ने करवा दिया, वो बॉर्डर का महाज था जहाँ पर अस्करी तौर पर भारत ने जब दरअंदाजी की कोशिश की तो बढ़कर जवाब दिया गया। एक महाज सिफारती सतह पर इस वक्त जारी है जिसमें पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक टीम का इंतखाब किया और भारत ने अपनी तरफ से एक टीम का इंतखाब किया, और वो पूरी दुनिया के अंदर जाकर अपने अपने मुल्क के मौक़िफ़ के हवाले से पूरी दुनिया को कायल करने की या हक़ाइक़ बताने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उसकी जो है वो सरबराही कर रहे हैं उस वक्त की। एक मामला सिंतास का है और ये वो मामला है जिस पर पूरी दुनिया को तशवीश भी है, क्योंकि एक तो एक तरफा तौर पर भारत ये कर नहीं सकता था इस ट्रीटी को मुअत्तल, लेकिन उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ख़दशा ये जाहिर किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि फिर एक ऐसी जंग ना शुरू हो जाए जिसे रोकना नामुमकिन हो जाए पूरी दुनिया के लिए, जिस तरह इस दफ़ा US ने आकर इंडिया की दरख्वास्त पर सीज़ फायर करवाया दोनों ममालिक के अंदर। अब ये पहलगाम से शुरू होने वाला मामला अब तक कहाँ तक पहुँचा है, और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर से जो वाज़ेह मौक़िफ़ इसमें दिया जा रहा है। एक तो करारदाद जो है वो असम्बली में पेश की गई है सिंतास मुआहिदे की गैर कानूनी मुअत्तली के ख़िलाफ़, जिसको मंजूर कर लिया गया। फिर नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय दरियाओं से पानी नहीं मिलेगा, यानी वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। फिर DGISPR ने इसका जवाब दिया। एक तो कहा कि वो किसी यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से बच्चों से जो है वो हम कलाम थे, वहाँ पर उनकी जानिब से कहा गया कि अगर वो हमारा पानी बंद करेंगे तो हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। और फिर साथ ये भी वाज़ेह किया गया, आपको याद होगा कि जब ये तमाम जंग का माहौल पाकिस्तान और भारत के दरमियान था तो वज़ीर दिफ़ा ने सबसे पहले ये कहा था कि अगर वो पानी बंद करेंगे तो हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, और पाकिस्तान ये हक रखता है क्योंकि अगर आप हमारा पानी रोक लेंगे, जो कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक आप नहीं कर सकते, तो फिर हम हक़ दिफ़ा में ये इक़दाम कर सकते हैं। तो क्या मामला इस नौबत तक चला जाएगा कि हमें ये इक़दाम उठाना पड़ेगा, या उससे पहले हम कुछ हल देख लेंगे? क्योंकि अब बहुत सी खबरें आती हैं कि कहा जाता है कि वहाँ से पानी रोका जा रहा है, डाइवर्ट करने के लिए अगर 22 डैम ये कहा जाता है कि बनाने पड़ेंगे, तो उस पर काम वो शुरू करने लगे हैं। तो इसका मंजरनामा आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा, और पाकिस्तान ने इस मंजरनामे में अपने आप को या अपने इस केस को कैसे मौसर अंदाज में पेश कर सकता है? क्योंकि भारत की जानिब से जो पूरी दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के हवाले से किया जाता है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी होती है जिससे भारत मुतासर होता है, लेकिन हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है। उसके लिए कल हमने सबूत दिखाए भी, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने कल के प्रोग्राम में डिस्कस किया, उससे पहले भी बहुत दफ़ा ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। सो हम अपने इस मौक़िफ़ को, मुझे ये लगता है कि पहली दफ़ा बहुत एक हार्ड स्टेट के तौर पर लेकर चल रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि हम बता रहे हैं लोगों को कि भारत क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर करता है। लेकिन आबी दहशतगर्दी जो वो कर रहा है, इसके हवाले से क्या कुछ हो सकता है? नजमुल साकिब साहब, पीजे मीर साहब, साकिब आप तीनों सीनियर तज्ज़ेकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, एक तो जो भारत के सफ़ीर हैं अमेरिका में, उनकी जानिब से UN में एक जो है वो गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया, और वही जो पाकिस्तान के हवाले से जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो कर रहे हैं। और ये सिंतास मुआहिदे के हवाले से तो जो बयानात की शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो ये शिद्दत कैसे कम होगी, और अगर ये शिद्दत कम नहीं होती और अगर बॉर्डर के उस पार कुछ किया जाता है इक़दाम, तो फिर ये मामला कहाँ जाएगा? अच्छा होता कि अगर हिंदुस्तान जो है वो ये सारे इक़दाम जो ले रहा है, जो सिंतास पे बयानात दे रहा है या यूनाइटेड नेशंस में एड्रेस कर रहा है, दुनिया को बता रहा है, पहलगाम का जो है वो वाक़या जोड़ रहा है सिंतास के साथ, अच्छा होता कि ये दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाने से पहले करता। ये बाद की बातें हैं, आफ्टर थॉट है ये। इसी तरह से ये वफूद भेजना, अब क्या फ़ायदा? अब तो आपने जंग कर ली, पहल कर ली, आपको जवाब मिल गया, अब क्या है? अब किस चीज़ का आपने दुनिया को बताना है? और दूसरी बात ये है कि हमने केस अगर पेश करना है ज़ौक, तो किसके सामने पेश करें हम?
क्या यूनाइटेड नेशंस में ये बात होगी कि सिंतास मुआहदा जो दो मुल्कों के दरमियान तय पाया 1960 में, उसमें किसी किस्म की कोई क्लॉज नहीं है कि वो इसको रिवोक कर सकता है, इसको सस्पेंड कर सकता है, इसको यूनिलैटरली विड्रॉ कर सकता है? इसमें नहीं है। तो आप प्लीज़ हमारा केस सुने, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ट्रीटी में लिखा है कि ये आपस में करने वाली बातें हैं। आप तो ट्रीटी को अगर गौर से पढ़ें, और जिन लोगों ने पढ़ा है उसको गौर से, ट्रीटी का टेक्स्ट पढ़ा है, उसके एनेक्सचर्स ABCDEFGH वगैरह पढ़े हैं, उसकी प्रोटोकॉल पढ़ी है, उसकी स्पिरिट को समझा है, बिटवीन द लाइंस पढ़ा है, उनको ये पता है नंबर एक, हिंदुस्तान ये ट्रीटी सस्पेंड नहीं कर सकता, हिंदुस्तान यूनिलैटरली इसमें से नहीं निकल सकता, हिंदुस्तान इसको रिवोक नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता, ये ट्रीटी खुद कह रही है। अब सवाल यहाँ ये है कि अगर ये हिंदुस्तान इस तरह की हरकत करता है कोई, तो हम अपना केस कहाँ पेश करें? इसके लिए कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने सीधा सीधा सा हिंदुस्तान से बात करनी है। वर्ल्ड बैंक तो बेचारा एक फैसिलिटेटर था यानी 1960 में, एक यानी गारंटर के तौर पे, और वो फिर मंगला और तरबेला उन्होंने बनाने में मदद दी, उसका रोल डिफरेंट है। क्या आपके ख्याल में वर्ल्ड बैंक जो है वो यानी इंडिया से कहेगा कि नहीं आपने ऐसा नहीं करना, और इंडिया सुनेगा? अच्छी बातें बताते हैं पहले। अच्छी बात यह है कि पार्लियामेंट हमारे में फाइनली सिंतास मुआहदे को डिस्कस किया गया है। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेट में बात होती है, और दूसरी अच्छी बात यह है कि अपोजिशन के जो हमारे सेनेटर्स थे उन्होंने भी वही बात की जो कि पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के हक में जाती है। कुछ बातें की जिनकी समझ आती है। मिसाल के तौर पे एक सेनेटर साहब ने ये कहा कि एक टिकिंग बॉम्ब है ये जो सिंतास मुआहदा है और उसकी सस्पेंशन, इसको डिफ्यूज़ करना है, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि कैसे डिफ्यूज़ करना है। फिर एक और बात हुई कि जी हम इंडिया को सिंतास मुआहदा ख़त्म नहीं करने देंगे। क्या करेंगे आप? कैसे करेंगे आप? क्योंकि आप जब ये कहते हैं कि हमने, जब अगर आपने इसको ख़त्म किया, इसका मतलब ये है कि आप एक स्टेप और आगे गए और आपने पानी बंद करने की कोशिश की, तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। आप यहाँ तक कह चुके, फिर आप यहाँ तक भी कह चुके कि अगर आपने पानी बंद किया हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। हत्ता कि आप जंग कर चुके अभी अभी कुछ दिनों पहले। तो ये बात करनी कि जी हम सिंतास मुआहदा ख़त्म नहीं करने देंगे, भाई क्या करेंगे आप? लिहाजा इन बातों की बजाय ये सियासी बयानात हैं, ये सियासी बयानात हैं, इनसे एतराज़ करें। देखिए संजीदा माहौल है ये, इसमें कोई भी जब आप बात करते हैं ज़रा ठोक बजा के बात करें, हिंदुस्तान को करने दें, और जितनी वो बातें करेगा वो पहलगम को जोड़ेगा सिंतास के साथ, फिर उसके बाद वो बताएगा जी कि पाकिस्तान ने जब से 1960 हुआ है इसकी जो है ना उसने वायलेशन की है। मेरे सामने आए ना, मैं आपको बताता हूँ कि वायलेशंस किसने की हैं 1960 से अब तक। किसने रन ऑफ द रिवर पे जो है वो आपका यानी बगली हार बनाया? किसने रन ऑफ द रिवर में आपका किशन गंगा बनाया? कौन है जो रटले डैम बना रहा है? किसने वुलर बैराज बनाया? मैं बताता हूं ना कि सिंतास की जो है मुआहदे की खिलाफ वर्जी आपने की है। अच्छा, अगर हमने की है तो वो बताएं ना क्या की है। उन्होंने पहले खिलाफ वर्जी की तो वो दोबारा भी कर लेंगे। नहीं, खिलाफ वर्जी की बात नहीं है ज़ौक। इस वक्त किसी एक शिक की खिलाफ वर्जी की बात नहीं हो रही। इस वक्त बात हो रही है उस पूरे के पूरे सिंतास मुआहदे को एक तरफ टोकरी में फेंकने की, और वो टेक्निकली इंटरनेशनल लॉ के तहत, किसी भी ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत वो नहीं कर सकता। इस ट्रीटी में लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन वो कर रहा है और वो करेगा। हमने ये नहीं देखना कि वो टेक्निकली गलत है, हमने ये देखना है कि वो पानी किस वक्त बंद करने की तरफ पहली ईंट लगाता है, और उसको हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। और उसके बाद फिर जो हम करेंगे वो उसका थोड़ा सा जो हिसाब किताब अभी देख लिया। देखिए आप ये जो वफूद भेज रहे हैं ना, ये या उधर से वफूद जा रहे हैं, ये सारी ऑप्टिक्स है मेरे नज़दीक। ठीक, आप जाके वहां क्या किसके सामने केस पेश करना है आपने? हाँ, दहशतगर्दी की जहां तक बात है उसमें मैं बिल्कुल इस पे 100% एग्री करता हूं कि पाकिस्तान ने बारहा बताया
5 डोजिए हमने पेश किए, DGISPR ने, फॉरेन ऑफिस ने, उसके साथ हमने जगह जगह पे बताया। फिर दुनिया की आंखें खुद खुली जब उन्होंने देखा, 5 आइज की रिपोर्ट पढ़ी, फिर वो जो आपकी EU डिसइंफो लैब है उस वक्त से लेके अब तक, और फिर इंडिया ने आंखें दिखाई। इंडिया ने आंखें दिखाई यूरोप को, UK से। उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमसे बात करने वाले, हम राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया। ये जयशंकर की बात कर रहा हूं। पीजेमी साहब, ये तो जिस इंटरव्यू का भी नजमुल साकिब साहब ने जिक्र किया, उसको कांग्रेस ने भी अपनी सोशल मीडिया पर शेयर किया, और जयशंकर पर तनकीद इंडिया के अंदर से भी हुई कि उनसे सवाल पूछा गया कि पहलगाम के जो लोग थे, मुलव्विस थे, उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा जी वो उनकी शक्लें हमें पता लग गई हैं, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक सवाल डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत पर भी किया गया, जिस पर कोई वो वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सके। इंडिया को ज़्यादा फिक्र ये नहीं हो रही कि उनके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, उनको ज़्यादा फिक्र ये भी हो रही है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। हम एक विनिंग पोजीशन पर हैं, अपर हैंड है, कैसे बेहतर यूटिलाइज हो सकता है, क्योंकि ये सिंतास मुआहिदा अगर एक दफ़ा वायलेशन वो कर चुका, किशनगंगा डैम या दीगर डैम्स बनाकर इंडिया दोबारा कर लेता है और पानी रोक लेता है, इस पोजीशन पर आ जाता है, तो हमारे पास तो फिर लास्ट ऑप्शन वही है जो हम बता रहे हैं। उस लास्ट ऑप्शन तक पहुंचने से पहले हम क्या करें? बातचीत करें। उसके अलावा मैं समझता हूं कि ये तबाही है पूरे सब कॉन्टिनेंट की। आप पानी रोक लें। तो ये जो इस दफ़ा सीज़फायर वाले आए हैं, ये कहाँ पे, ये मामला दुनिया को नज़र नहीं आता। यार दुनिया कहाँ है? वो यूनाइटेड नेशन पीस ऑब्जर्विंग कोर नहीं उधर रहने दे रहे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, तो ये क्या करेंगे? यूनाइटेड नेशंस एक पेपर टाइगर रह गया, इसकी कोई अहमियत नहीं है। 48 के रेजोल्यूशन से लेकर आज तक देख लो, सिक्योरिटी काउंसिल का देख लो क्या हाल हुआ इराक वॉर के अंदर, कि डिस्पाइट उन्होंने कहा कि मत करो, अमेरिका ने फिर इन्वेट किया इराक को, तो ये WMD निकले कोई नथिंग। सो बेसिकली अब हमें खुद ही बात करनी है हिंदुस्तान के साथ, और इनको एक टेबल पे लेके आना है कि देखो आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, क्या आपने इस रास्ते पे जाना है? अगर तो वो मान जाते हैं तो इसमें मैं कहता हूँ भलाई पूरे सब कॉन्टिनेंट की है। इंडिया पाकिस्तान छोड़ दो, पूरे सब कॉन्टिनेंट की है, और इसका जो फॉल आउट है, जो रेडियो एक्टिविटी है, ये पूरी दुनिया में फैलेगी। मैं बार बार आपको इनको ये जो अगर हिंदुस्तान को देख रहा है, आप नागासाकी हिरोशिमा के अभी तक इफेक्ट्स हैं, अभी तक देख लो कब की हम बात कर रहे हैं। तो क्या आप इसको दोहराना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशंस है उसको बिल्कुल ओब्लिटरेट कर दो? इंडिया क्या चाह रहा है इस चीज़ से? उसकी वजह यह कि उसे भी ये पता है कि एक तो पाकिस्तान पहले अस्करी तौर पर जवाब दे चुका है, दूसरा अगर पानी रोकता है तो पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो उस लास्ट स्टेप पर जाए। तो वो चाह क्या रहा है इंडिया? ज़ौक सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, 40 बिहार की सीटें, और कुछ नहीं है। हिंदुस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस आदमी को और इसकी बीजेपी को प्रॉब्लम है कि इसकी 40 सीटें आए ताकि ये टोटल वो कहते हैं ना कंप्लीट डिक्टेटर बन जाए। वो इसको होने नहीं देंगे। आगे जनरल इलेक्शंस के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी फिर नीचे जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, इंडिया के अंदर हर जगह तनकीद पर तनकीद इनकी हो रही है, ये न्यूज़ निकालते नहीं हैं। और यही वजह है जो अब आपने सवाल किया है, ये घबरा रहे हैं। और इन्होंने हमेशा आप ले लो कारगिल से ले लो, आपने रुख पाकिस्तान की तरफ किया जब आपका कोई फेलियर होता है, तो ये इनका एक नेचुरल ड्रामा है। ठीक, ये वो कहते हैं ना क्या बगल में छुरी और ऊपर राम राम, ये वही करते हैं। मैं अभी भी कहूँगा अपनी गवर्नमेंट को, फील्ड मार्शल साहब को भी नेशनल सर्विस शुरू कर दें पाकिस्तान के अंदर। आप प्रिपेयर रहे, आप हर लेवल पे प्रिपेयर रहें, क्योंकि इसको आप ट्रस्ट मत करें हिंदुस्तान को। ये अनट्रस्टवर्दी एक नेशन है जो कि मैं समझता हूँ जिसने फ्रैक्चर्स क्रिएट कर दिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। अच्छा साकिब बशीर साहब, पाकिस्तान ने कोई रिटर्न तौर पर भी इंडिया को बताया था सिंतास के हवाले से, अब बॉर्डर पर सीज फायर हो गया है, क्या इस मामले पर भी दोनों ममालिक के दरमियान कोई बातचीत का आगाज हुआ है? अच्छा ज़ौक, इस हवाले से जो इसाक डार साहब हैं उनसे ये पूछा गया तो बिटवीन द लाइंस उन्होंने वैसे इस बात की तस्दीक की, बिहाइंड द सीन बातचीत चल रही है। अब स्पेसिफिकली अगर कहें कि सिंतास मुआहदे पे कोई बात हुई है या नहीं हुई, इस हवाले से अभी तक कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत जो है अगर उसकी तरफ देखें तो उन के जो वजीर खारजा हैं नरेंद्र मोदी हैं, उनकी जानिब से जो बयानात आ रहे हैं, उन बयानात से तो कुछ भी नहीं लगता। पाकिस्तान तो
इस चीज़ की भी तस्दीक भी कर रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह भारतीय जो मीडिया है उसने चलाना शुरू कर दिया था कि जो सीज़ फायर है वो सीज़ फायर ख़त्म जो है वो हो सकता है या इस तरह की सिचुएशन, तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि वो सीज़ फायर की कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो मुलाकात होगी तो एक्सटेंड होगा तो एक्सटेंड होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो DGMOs हैं आपस में मिल रहे हैं, कोई एक मैकेनिज्म जो है वो तय किया जा रहा है कि ये कैसे मुलाकात होगी और तीसरा मुल्क कौन सा होगा। इसहाक डार साहब ने इशारा दिया था कि हो सकता है कि गल्फ के कंट्रीज में से कोई मुल्क जो है वो मुमकिन तौर पर हो सकता है जहां पाक भारत जो बैठक है जो होनी है, मुज़ाकरात किस सतह के होने हैं ये भी अभी तक जो है वो वाज़ेह नहीं है। दूसरी जानिब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बार बार जो है वो भारत का जिक्र कर रहे हैं, बार बार उसका उन्होंने इससे कबल जो है वो पूरा क्रेडिट भी लिया, बल्कि भारत में जो एप्पल है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने कहा कि अगर वो वहाँ पे गए तो उन पर हम टैरिफ जो है वो आयद कर देंगे, लगा देंगे। तो जो अमेरिका का टिल्ट है, भारत शायद ये समझ रहा है कि अमेरिका का टिल्ट शायद पाकिस्तान की तरफ जो है वो आ रहा है। जिस तरह के बयानात आए हैं, जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई हैं और वो जिस तरह इसको आगे लेकर जो है वो चल रहे हैं, तो इसमें जो हम स्पेसिफिकली जो हम बात कर रहे हैं सिंध तास मुआहदे की, उसकी मुअत्तली की, तो जो सीज फायर हुआ है, एक्टिव जो फिजिकल जो वार हुई उसका सीज फायर हुआ है, लेकिन जो सिंध तास मुआहदा है अगर ये मुअत्तली भारत रखता है, भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, तो फिर तो सीधी सीधी वार है। ये तो मतलब मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इससे पीछे हटेगा। भारत को बहरहाल पीछे हटना पड़ेगा। बज़ाहिर जो लगता है कि भारत जो है वो ये कार्ड इस्तेमाल करके कि इसकी मुअत्तली हमने रखनी है, किसी तीसरे मुल्क की अगर उसमें सालसी आती है तो अगर पाकिस्तान भारत बातचीत शुरू होती है तो भारत पाकिस्तान को इस हो सकता है मौक़िफ़ पे लाने की कोशिश करे कि हमने जो नोटिस दिया हुआ है कि हम इसको रिविजिट करते हैं, आप उस पे आएँ, हम उसको नज़रसानी करते हैं या दोनों बैठकर इसको जो है वो देखते हैं। हो सकता है भारत ये कार्ड इस्तेमाल करके पाकिस्तान को उस स्टेज पर लाना चाह रहा हो, उसकी कोशिश हो। लेकिन अभी तक जब से ये सीज फायर हुआ है दोनों तरफ से मुज़ाकरात में कोई बातचीत हुई, कोई खबर फिलहाल तक जो है वो नहीं आई। पाकिस्तान अपना स्टांस दुनिया के सामने रख रहा है, बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो भारतीय वफूद भी पहुंचे हुए हैं। भारत सफारती महाज पर जो पाकिस्तान के खिलाफ केस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि दुनिया को पता है जो दहशतगर्दी कनाडा और दूसरी जगहों पे उन्होंने की है और कितने पहलगाम के सबूत, प्रूफ, एविडेंसेस जो है उनके पास मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जो है वो एक जंग छेड़ी थी। मैं नजम साकिब साहब एक चीज़ इसमें जानूं कि चाइना कोई किरदार अदा कर सकता है सिंध तास मुआहदे को लेकर? चाइना तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन चाइना को एक बात का पता है, उसको हिंदुस्तान का पता है। पाकिस्तान को तो वो यानी वो दोस्त समझते ही हैं, लेकिन उसको इंडिया का पता है कि वो किस किस्म का हट धर्म मुल्क है। और इस वक्त जो ख़ास तौर पे वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कैबिनेट है और जो सोच है हिंदुत्वा की, RSS की और BJP की, वो इनको जानता है, उसको पता है अगर उसने बात की भी तो नहीं मानी जाएगी। लिहाजा चाइना एक तरफ है, लेकिन जहाँ तक चाइना पाकिस्तान का ताल्लुक़ है वो तो इस यानी जंग ने साबित कर दिया कि किस हद तक दोस्ती है और किस हद तक चाइना जाएगा अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कल कोई और मुसीबत पड़ती है। मीर साहब वेरी क्विकली, अगर कि क्या इंडिया, क्योंकि US का जो टिल्ट ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है या जिस तरह के बयानात पूरी दुनिया के आ रहे हैं, ये जो ग्रेटर गेम की बात की जाती है, क्या इंडिया उसमें से निकल गया? नहीं जी, देखो इंडिया हमेशा अमेरिका का प्रॉक्सी रहेगा और हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, कंफर्म नहीं है, कि हमारे एयरफोर्स ने और चाइनीज़ एयरफोर्स ने जॉइंट टैक्टिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं J-35 के ऊपर, और वो पाकिस्तान को 6 महीने पहले भी मिल जी बिल्कुल भी खबर आ रही है। और ये चल गया, ये अब खड़खड़ाएगी बात अमेरिका के अंदर भी और ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर भी। और जिसको हम कहते हैं ना जी BJP, भारत क्या जनता पार्टी नहीं है, ये है ब्लडी जाहिल पार्टी, क्योंकि इन्होंने जो ब्लड जो गिराया है लोगों का, ये ब्लडी है और ये इतना ब्लडी इन्होंने कर दिया है कि हर फिरके को ब्लडी, और फिर ये जाहिल लोग हैं ये, तो पार्टी नहीं की है, ब्लडी जाहिल लोग। अब यहाँ मैं सिर्फ ये चीज़ कहूँगा कि देखो अभी भी
हम रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं। और ये जो साकिब जफर साहब ने बात की है, देखो वॉर की बात कर रहे हैं ना, वॉर तो शुरू है, वॉर इज ऑन। ये क्योंकि उनका इंटेंट हमें पता चल गया है कि जिस तरह वो बात कर रहे हैं। अब तो बात है नेक्स्ट, कब करो शुरू तुम, तो ख़त्म करेंगे हम। वैसे उन्होंने पिछली दफ़ा भी यही किया, उन्होंने प्रोवोक काफ़ी किया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान शुरू करे, लेकिन पाकिस्तान ने थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करते हुए, बल्कि काफ़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने जब किया तो उसका जवाब दिया। इस बार भी हम वेट कर रहे हैं, वो करेंगे तो हम जवाब देंगे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस एक और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब ज़रा बात करते हैं बजट, जो कि अगले महीने 10 तारीख की, अब जो नई तारीख आ रही है, उसको पेश किया जाएगा। आवाम की उम्मीदें बहुत सारी हैं। आवाम ये कहती है कि आप बजट में हम पर जो टैक्सेस लगे हुए हैं उसको कम करें ताकि महंगाई कम हो, जबकि IMF कहता है कि आप टैक्स बढ़ाएं ताकि आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो, आपने जो पैसे हमसे लिए हैं आप वो हमें वापस कर सकें। और दूसरा एक चीज़ और IMF कहता है कि अपने हुकूमती अखराजात को कम करो। जबकि जब इंडस्ट्रियलिस्ट या जितने भी सरमाकार होते हैं या बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि जो हमारे काम के लिहाज से या जिस भी चीज़ में वो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बिजनेस, उसमें रिफॉर्म्स को बेहतर तरीके से किया जाए, उसमें टैक्स को कम किया जाए ताकि जो वो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो बिक सके, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर जो हमारे हमसाय ममालिक हैं उसके साथ कम्पीट करते हुए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जा सके। तो वो डिमांड करते हैं कि जो बिजली, गैस या दीगर फैसिलिटीज़ हैं उसमें सब्सिडीज़ उनको प्रोवाइड की जाएँ। और वो साथ ये भी डिमांड करते हैं या शिकवा करते हैं कि हमें हुकूमत साथ बिठाती है, हमसे तजावीज़ लेती है, लेकिन हमारी बात मानती नहीं है और हर बजट में हमें हैरान कर देती है। तो क्या ये बजट भी हैरान कुन होगा या थोड़ा सकूनदे हो जाएगा आवाम के लिए और बाकी तमाम लोगों के लिए, या हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं क्या इतने कि वो जो IMF उनसे डिमांड कर रहा है वो उससे हटकर IMF को भी कन्विंस कर ले और आवाम को और जो कारोबारी तबका है उसको भी कन्विंस कर ले। पीजे मीर साहब, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि IMF ने तकरीबन 11 शराइत उनकी आ रही हैं कि वो मज़ीद कहा है कि उस पर आप काम करें। अभी ये डिले भी शायद IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसकी वजह से हुआ, पहले 2 तारीख को पेश करना था, अब 10 को चला गया है। तो ये जो बजट आने वाला है इसमें IMF का कितना किरदार है? मैं समझता हूँ IMF सही बात कर रहा है। हमें अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है। हमारी गवर्नेंस इज़ पुअर। आप कहेंगे कैसे? ओ भाई, जब हम बिजली की बात करते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पिलफरेज जो है पाकिस्तान में ये बिजली की है। आपने रोका इसको हर जगह, तो आपने वो क्या वो कांटे लगा के, वो तारें लगा के आप पे बिजली चल रही है। ये लाहौर में देख ले, बस्तियों के अंदर बिजली कहाँ से आ रही है? रावी पुल के पास देखें, वो बस्तियाँ बिजली ले जा रहे हैं। कराची में देखो, बस्तियों के अंदर ले जा रहे हैं। कोई दे रहा है पैसे आप और मैं और जो टैक्स पेयर है वो दे रहा है। तो गवर्नमेंट्स ऑफ ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको कंट्रोल करो। इसमें आप मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस अब बचाओगे, बट आप नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप नीचे से लेके ऊपर तक आपका करप्शन भरा हुआ है। इसको पकड़ो। ये जब तक ये काम नहीं करोगे आप यही रोते रहोगे, जो पैसे हमें दो, पैसे दो। पैसा जा कहाँ रहा है यार? पैसा किधर जा रहा है? तो इसलिए आप खर्च रहे हैं बिकॉज आप, वो कहते हैं ना, आप यू लूजिंग गुड मनी ओवर बैड मनी। तो इसको आपने एक अपनी गवर्नेंस को ठीक करना है। ठीक है, 10 तारीख को हो गया, एक्सटेंड हो गया, बिकॉज मैं समझता हूँ बिकॉज ऑफ दिस ये जो क्लैश हुआ है, पाकिस्तान भी रिव्यू करेगा अपने बजट को, बिकॉज उसने देखना है कि आगे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस क्या है। ठीक है, लोगों की आवाज़ है, महंगाई हो रही है, महंगाई होगी, पूरी दुनिया में होगी, लेकिन आप महंगाई को रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ आप उसको नहीं, आप उसको ऑब्जर्व करते। और यही वजह है कि गरीब गरीब हो जाता है, अमीर अमीर हो जाता है, और जो मिडिल मैन है, आपका मिडिल क्लास तो मोर और लेस ख़त्म ही हो गया। सो इस चीज़ को आप बैलेंस एक्ट कैसे लेके आओगे? बैलेंस एक्ट एक तरीके से लेके आओगे जब आप टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स लोगों को आप करवाओगे एक्सपर्ट्स के कि एक आम आदमी की जिम्मेदारी क्या है। आप टैक्सेशन, पूरी दुनिया में टैक्सेशन होती है। मुझे याद है 14% था ये VAT, फिर 17 हो गया, अब 20% VAT हो गया। आप जो गुड्स लेते हैं, हम यहाँ GST इसको कहते हैं, आप इसको वैल्यू एडेड टैक्स आपको लगाना पड़ेगा।
लेकिन साथ साथ उसके साथ एक और जो बात आती है इसके स्पिल ऑफ्स बहुत है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है कोई नहीं पाकिस्तान में। अब नजम साका साहब जाएंगे, एक बड़ी सी एक एयर कंडीशनर को ले लेंगे, वो 2 दिन में ख़राब होगा, नजम साहब वापस आके कहेंगे यार ये तो ख़राब हो गया, आई एम सॉरी जी, ये तो इस तरह ही है, हम तो कुछ करेंगे नहीं। तो आपकी तो प्रोटेक्शन कोई नहीं है लाखों रुपए की। तो ये चीज़ें जो हैं हुकूमत को चाहिए इन्फोर्समेंट करे, मत डरो कि आपको वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो आपने एक बता दिया लाखों रुपया नजम साके साहब के पास। नहीं, मैं एग्जांपल दिया मैंने वैसे ही। नजम साके साहब, IMF की ना कुछ डिमांड्स थी, उस डिमांड जो हमने पहले सुनी थी, अभी देखें ये बजट आएगा तो पता लगेगा कितनी होती हैं कि नहीं, उसमें से कुछ भी हमें लगता है कि पूरा नहीं हुआ। प्राइवेटाइजेशन का कहा, नहीं हो सकी। फिर कहा हुकूमती अखराजात कम करो, हमने देखा कि हर 2 महीने बाद तनख्वाहें बढ़ती रही हैं पिछले 6 महीने के अंदर। फिर टैक्स कलेक्शन बेहतर करो, उसमें भी हमें कोई खातर खा टारगेट्स अचीव होते हुए नजर नहीं आए। दूसरी तरफ पेट्रोल पे लेवी बढ़ गई, जो आवाम को सस्ता देना था, उस तरह गैस की कीमतें नहीं सस्ती हुई। इस बार भी कहा जा रहा है 100 रुपये तक की लेवी इस बजट के अंदर बरकरार रह सकती है। तो अब ये तमाम खबरों के अंदर ये बजट कैसा आएगा? मुनीर नियाजी की एक पंजाबी नज़्म का छोटा सा टुकड़ा याद आया है आपके इस सवाल से। कुछ उंजवी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोक भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अब ये है कि आप, एक तो ये है कि वैसे ही मुसीबतें पड़ी हुई हैं हमें, मईशत की मुसीबतें हैं, सियासत की मुसीबतें हैं, गवर्नेंस के मसाइल हैं, जिस तरह मीर साहब ने अभी कहा है। ऊपर से हम कुछ खुद भी उलझा देते हैं। मिसाल के तौर पे पहले ऐलान होता है कि 2 जून को बजट आएगा, अब ऐलान हुआ है कल के जी 10 जून को आएगा। वो जो भाई लोग हैं ना मेरे पाकिस्तान में, जिनके पास और कोई टाइम नहीं है, वो साजिशी थेरियां जो है ना वो बनाते हैं। अच्छा जी, ये 2 तारीख को आना था बजट, ये 10 को क्यों आ रहा है जी, क्या चक्कर चल रहा है जी? ओ यार 8 दिन की बात है, 10 तारीख को बजट आ जाएगा, पढ़ लेंगे, जो इसमें से थैले में से बिल्ली निकलनी है देख लेंगे। लेकिन हमें उसमें होता है कि ये जो चस्का नहीं आ रहा, ये क्यों, वजह बताएं। और भाई आपको क्यों बताएं? आपका हक है, जब बजट सामने आएगा आप उसको देखिएगा और बात कीजिएगा। ये जो इस वक्त है साजिशी थेरियां जो हैं, पहले तो इनसे एक जान छुड़ा ली है। दूसरा 2-3 बातें फौरी तौर पे कर लूं, क्योंकि आप सारा टाइम जो है वो मीर साहब को दे देते हैं, हमारी बारी आती है तो आप फौरी तौर पे काट के आगे चले जाते हैं। अच्छा, पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई ऐसा बजट नहीं आया जिस पे अपोजिशन ने कहा हो वेल डन, ज़बरदस्त बजट आया है, या अवाम में से आवाज़ आई हो कि जी इससे अच्छा बजट आ नहीं सकता। लिहाजा ये जो बजट आने वाला है, आपको अभी बता रहा हूँ, इसमें जो पेंशनर्स के साथ होने वाला है ना, वो सबसे खौफनाक है। इसमें जो टैक्सेस नए लगेंगे आप देखिएगा, लग पता जाएगा आपको। मैंने उसका वो पढ़ा है, अब ये यानी आजकल समझ नहीं आती फेक है क्या है। 4 दिन पहले वो सर्कुलेट हुआ है बजट की, एक वो मैंने वो फाइल पढ़ी और उसमें मैंने देखा, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सका इसलिए कि खौफनाक सूरत हाल है। अब उसमें अगर IMF का एंगल आपने डाला है, देखिए IMF आपकी मुकन्नना में चली गई है, IMF की आपकी अदलिया में जाके मुलाकातें कर रही है, IMF आपको बता रही है गवर्नेंस कैसे करनी है, हुकूमत कैसे करनी है। अब सिर्फ IMF के पास ये रह गया है कि वो हमें बताएगी कि आपने जंग कैसे करनी है। इसके अलावा उन्होंने हर जगह पे, और वो क्यों है इस तरह से, वो इस तरह से वो इसलिए है कि आपने अपना आप इस तरीके से मैनेज ही नहीं किया कि आप कहते हैं ये आखिरी प्रोग्राम होगा। मुझे तो लगता है कि इसके बाद कई और प्रोग्राम होंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से आप चल रहे हो, इस्लाहात कर रहे हैं जी, रिफॉर्म्स कर रहे हैं जी, FBR में ये करेंगे, और किधर करेंगे, कब किया है, करके दिखाएं ना। और जो 3 बुनियादी चीज़ें हैं, देखिए अखराजात को कम करना है, टैक्स नेट बढ़ाना है और उनसे टैक्स लेना है जिनसे टैक्स लेना है, वो बड़ा चंक जो है। और तीसरी बात ये सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है। इस वक्त की आखिरी बात, अखराजात की बात जब आती है, आप कहते हैं जी कि हमें IMF से इतने $1 बिलियन, $7 बिलियन का EFF पैकेज मिला हुआ है वगैरह वगैरह, आप हमें और दें ताकि हम अपनी हुकूमत चलाएं। साथ ही आप अपनी कैबिनेट के वज़रा की तनख्वाह बढ़ा देते हैं। बात ये नहीं है कि कितनी आपने तनख्वाह बढ़ाई है, क्या आपने जो है वो 20-25 लाख, 40 लाख, 2 करोड़ रुपए महीने के क्या होते हैं। ये एक एप्टीट्यूड जाहिर करता है, ये एक रवैया जाहिर करता है कि आप ये किस तरह का, आप संजीदा मुल्क हैं
अगर आप संजीदा, वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनियर सेव योर पेनीज। आप ये बता रहे हैं कि देखिए जी हम तो IMF के पीछे पड़े हुए हैं लेकिन हम तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, अखराजात हम कम नहीं कर रहे। तो ये जो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है ना, इसको भी हमने देखना, ये हमारे हाथ में है। साकिब रशीद साहब, ये जो IMF का वक्त अब तो चला गया है, ये जो मेल मुलाकातें हुई हैं, इस पे क्या कुछ हम नेगोशिएट कर सके हैं और क्या कुछ लाजमी तौर पर हमें फॉलो करना है? साकिब रशीद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी ज़ौक, इसमें जो खबर है वो खबर ये आई है कि जो तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स लगा हुआ था और टैक्स कलेक्शन हुई है और उनकी कोई बात करने वाला भी नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही थी कि जो सनतकार हैं, जो ताजर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनसे तो टैक्स हुकूमत कलेक्ट नहीं कर पा रही, उनको टैक्स नेट में लाने में कामयाब नहीं हो रही, लेकिन तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लग रहा है और उनसे टैक्स कलेक्शन भी हो रही है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौशी सूरत हाल के हवाले से एक बड़ी तादाद मुल्क छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जा रही है और उसमें एक बड़ी तादाद मजदूर तबके की भी है और एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो यंगस्टर्स हैं, जिन्होंने अभी पढ़ाई मुकम्मल की या उनके पास वो एनर्जी भी मौजूद है जो मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के वो उस तरह के हालात नहीं हैं जो उनके मसाइल को एड्रेस कर सकें या उनके अखराजात को इवन एड्रेस कर सकें, तो वो भी मुल्क छोड़कर बहुत हद तक बाहर जा रहे हैं और बाहर जाकर वो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला तो भेजते हैं, लेकिन जो एक्टिव माइंड्स पाकिस्तान को चाहिए वो ज़्यादा वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, जिसका फ़ायदा उन ममालिक को यकीनी तौर पर होता है। अब एक खबर सामने आई कि बरतानिया में सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया है और गुज़िश्ता बरस सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों की तादाद 11,048 थी, जबकि रवां साल पहले 3 माह में 1,72,144 पाकिस्तानी मुलाजमत की गर्ज से बैरून मुल्क चले गए हैं। नजू साकिब साहब, इन लोगों के मसाइल को कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखिए, एक आम तौर पे गलतफहमी पैदा होती है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जब बात करते हैं तो एक ही सोटे से, एक ही डांग से सबको हाँक दिया जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ये कर रहे हैं। देखिए, मेरे नज़दीक 5 कैटेगरीज़ हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की। पहले उनको देख लेते हैं और फिर आपको बताते हैं उनके मसाइल क्या हैं क्विकली। पहले वो लोग हैं जो पढ़े लिखे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो सेट हैं, वो अमीर हैं, बड़े बड़े घर हैं उनके पास। दूसरे हैं वो जो नौकरी पेशा पाकिस्तानी हैं, जो बाहर हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, ज़िंदगी चला रहे हैं। तीसरा है वो जो पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, किसी कोर्स पे चले गए, 2 साल का कोर्स कर लिया, 5 साल के लिए पढ़ाई के लिए चले गए। चौथी कैटेगरी है असाइलम ढूंढने वाले पाकिस्तानी, जो किसी डंकी में बैठ के, जो किसी यानी पहले ग्रीस चले गए, उधर से यानी टर्की चले गए, टर्की से आप बार्सिलोना आ गए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर 5वीं कैटेगरी वो है वो पाकिस्तानी जो कुछ नहीं करते। इधर से शुरू करते हैं। ये वो पाकिस्तानी हैं जो सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं पाकिस्तान पे। वो कुछ नहीं करते और अगर उनके अंदर आप जरी झांक के देखेंगे पता लगेगा 2 नंबर का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पाकिस्तान के हर मसले का हल है, लेकिन अपना मसले का हल इनके पास नहीं है। तो ये है वो कैटेगरी जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ तनकीद करते हैं, कमाल करते हैं। आते हैं असाइलम वालों की तरफ। असाइलम वालों की तरफ ये इनके क्या मसाइल है? इनको ये मसाइल है कि ये जाते ही अपना पासपोर्ट गुमाते हैं और इनको होता है एम्बेसी इनको जल्दी से पासपोर्ट दे ताकि ये असाइलम के लिए अप्लाई कर सकें, और पुलिस पकड़ ले तो एम्बेसी छुड़वा ले। और उसके बाद ये है कि जो सेट पाकिस्तानी वहाँ पे है ना, वो इनको कोई रिहाइश के मसलों का यानी वो हल कर दें। जो पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं उनका कोई मसला नहीं है, वो जाते हैं अपना स्टाइपेंड लेते हैं, वजीफ़ा लेते हैं, या अपने पैसों से वो पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई करके वापस आराम सुकून से आ जाते हैं, इनका कोई मसला नहीं है। जो नौकरी पेशा पाकिस्तानी है या वो जो कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उनको डुअल नेशनैलिटी का मसला है। वो कहते हैं जी कि डुअल नेशनैलिटी होनी चाहिए ताकि हमें इधर की भी नेशनैलिटी मिले, पाकिस्तान की भी हो, जो कि सिर्फ चंद ममालिक के साथ, हमारा कनाडा, अमेरिका, यूके वगैरह के साथ है। इनका ये मसला है। फिर ये कहते हैं कि अगर यानी हमें जो है वो कागजात की बर वक्त अटेस्टेशन होनी चाहिए,
जो एम्बेसी जो है या कौंसलेट जो है हम जूँ ही जाएं, फिर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी के लिए जो है एम्बेसी इंतज़ाम करे, ये इन लोगों का मसला है। अब आते हैं पढ़े लिखे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि बहुत अमीर हैं, जिनके पास कोई पैसे का मसला नहीं है, बड़े खुशहाल हैं। उनका क्या मसला है? उनका मसला ये है कि वोट का हक उनको मिलना चाहिए, वो जहाँ पे हैं वहाँ पे वो रह के वोट दे सकें। उनका ये मसला है कि पाकिस्तान में जब इलेक्शन होता है तो जिसको वोट पड़ते हैं ना वो गिने भी जाए, ये उनका मसला है। और तीसरा ये है कि एम्बेसियों और कौंसलेट्स में, जो उनकी एम्बेसी और कौंसलेट जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे अफसरों की जगह इंसान भेजे जाएं। ये है, मैंने आपको 5-6 कैटेगरीज बताई हैं। अब अगर आप बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी की तो आपको पता लगेगा कि आप किन की बात कर रहे हैं। इन सब के अलग अलग मसाइल हैं और इन सारे मसाइल का एक ही हल है जो कि एम्बेसी या कौंसलेट के ज़रिए पाकिस्तानी हुकूमत कर सकती है। और उसमें भी एक चीज़ है, आप ज़रा अखलाक से पेश आइए और इन पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दीजिए। होता यह है कि जो अमीर होता है ना पाकिस्तान, उसको तो बिठाते हैं बड़ी कुर्सी पे, और वो बेचारा मेरे जैसा मातड़ आदमी को चला जाता है, उसको तो एम्बेसी में दाखिल नहीं होने देते। तो सिर्फ अपना हुस्न अखलाक ठीक कर लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें। और जब आपके पास कोई आदमी आता है काम लेके, अगर आप उसका काम नहीं भी करते तो खड़े होके मिलें, कुछ चाय शाय पिला लें, ये तो कम से कम किया जा सकता है ना। ठीक है, अच्छा ये बताइए कभी जमीर साहब के, अब कैटेगरीज तो बड़ी वाज़े तौर पर तंजीम साकिब साहब ने बता दी, लेकिन ये जो एक बड़ी तादाद सामने आ रही है जो लोग असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इनका क्या मसला है? देखिए, ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में लोग असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, हर दुनिया से जाते हैं और करते हैं फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। यहाँ से स्पोर्ट्समैन भी गए जिन्होंने अप्लाई किया, यहाँ से आपके टेलीविज़न के मशहूर एंकर्स भी गए जिन्होंने अप्लाई किया असाइलम के लिए। उनके अपने अपने मकासद होते हैं और अपने अपने रीजंस होते हैं जो जाते हैं, लेकिन जनरली ये तबका वो होता है जिसको यहाँ जो लोग जो हैं वो लॉलीपॉप्स देते हैं कि बाहर दरख्तों के ऊपर पैसे लगे हुए हैं और बस आप जाएंगे तो आपको पाउंड और डॉलर आपको मिल जाएंगे। ये वो लोग हैं कि जो कि आप देखते हैं कश्तियों में डूब जाते हैं और जो बच जाते हैं, बिल्कुल सही कहा नजीम साहब ने, वो पासपोर्ट्स अपने घुमा के आ जाते हैं। और ये बड़े और मसाइल है, वहाँ फोर्स मैरिजेस भी हैं। हमारा बाय द वे प्रोटोकॉल है ब्रिटेन के साथ, जब वो आई थी जॉस डेम बटलर हाई कोर्ट की, कि मैं कुछ 8-9 साल की बात कर रहा हूँ, 50,000 केसेस थे ज़ौक जो कि यहाँ फोर्स्ड आप एबडक्ट करके बच्चे इधर ले गए और यहाँ से एबडक्ट करके बच्चे इंग्लैंड ले गए। तो हमारी एक प्रोटोकॉल है जिस पे हम बड़ा काम हुआ है, बच्चे वापस हो गए और ये अच्छा हो रहा है, बेहतरी हो रही है। लेकिन यहाँ अच्छा, नजीम साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो डेड बॉडीज़ वाली। यहाँ मैं पब्लिकली क्रेडिट देता हूँ चौधरी शुजात को कि जिन्होंने बार्सिलोना में जाके अनाउंस किया था कि डेड बॉडीज़ कोई भी पाकिस्तानी कहीं भी होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो बॉडी होगी वो पाकिस्तान लेके आएंगे। वो अभी भी चल रही है एंड वेल डन। PI जहाँ जाती है उसको लेके जाते हैं। और लंदन में तो मुझे पता है कि एम्बेसी असिस्ट करती है और लंदन की जो एम्बेसी है उसके अंदर मैं समझता हूँ अच्छे लोग आए हैं। जो हम दो चीज़ें एम्बेसीज़ की जब हम बात करते हैं, ओवरसीज़ की और ओवरसीज़ बिजनेसमैन की, आप कमर्शियल काउंसलर्स वो रखें जिनको पता है कि पाकिस्तान में बिजनेस ला सकते हैं। आप कमर्शियल काउंसलर्स वो रखते हैं कि जो ज़ीरो माइनस बिजनेस नहीं यहाँ लेके आते। एक दूसरा, कम्युनिटी वेलफेयर ऑफिसर्स जो आप रखते हैं, आप वो रखें हु अंडरस्टैंड द कम्युनिटी, जिनकी एक इंटरेक्शन कम्युनिटीज़ के अंदर हो। क्योंकि मैं गलत बात नहीं कर रहा, कई अनपढ़ किस्म के लोग हमारे जाते हैं बाहर, जिनको बेचारों को अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आती, फ्रेंच नहीं आती या दूसरी ज़बानें नहीं आती हैं, तो हमें बायलिंगुअल लोगों को चाहिए कि वहाँ जाएं और ताकि उनकी आसानी हो सके। साकिब रशीद साहब, ये जो खबर है जिसमें असाइलम ज़्यादातर अप्लाई किया जा रहा है बाहर जाकर और पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादा बढ़ गई है, एक तो इसकी तफसीलात, और दूसरा जो वहाँ पर मसाइल लोगों को दरपेश आते हैं जो कि लीगल तौर पर वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको वो तमाम राइट्स वहाँ पर नहीं मिल पाते, उसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल ज़ौक, इसमें जो असाइलम सीकर्स और इसके हवाले से बात सारी जो नजम साकिब साहब और पीजे मीर साहब ने कर दी है। मैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके पाकिस्तान के मसाइल पे बात करूंगा और वो प्योरली लीगल इशूज हैं।
जो आए रोज लोग हमें मिलते हैं उनके मसले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है, लेकिन मजीद कोशिश की जरूरत है कि यहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो जायदादें होती हैं, उन पे कब्जे हो जाते हैं, उनके साथ जो है वो मतलब यहाँ पे लोग फ्रॉड करते हैं, फिर उनकी सुनवाई उस तरह नहीं होती। अगर के मुख्तलिफ लाहौर हाई कोर्ट ने भी, इस्लामाबाद ने भी जो स्पेशल कोर्ट्स बनाई हैं जो उनके इस किस्म के ग्रीवियंस जो है वो एड्रेस हो। ठीक है, नजम साकिब साहब, आज के सवाल आप। पहले ज़रूरी सवाल, टॉक शोज़ में अक्सर औकात हम ये सुनते हैं कि एंकर साहब सवाल करते हैं, तज्जियाकार जवाब देते हैं, अभी जवाब पूरा नहीं होता और एंकर साहब कहते हैं आपका पॉइंट आ गया। ज़रूरी सवाल ये है कि पॉइंट आ तो जाता है, ये जाता किधर है? आज का गैर जरूरी सवाल। ठीक है सर, ये इशारा कहाँ किया आपने? नेशनल असेंबली से खबर आई है 5,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़कीर बेगर्स सिर्फ सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हुए हैं। इनमें 52% का ताल्लुक सूबा सिंध से है। गैर ज़रूरी सवाल ये है, क्या हम सऊदी अरेबिया में मुस्तकबिल में मज़ीद फ़कीर भेजेंगे अपने, या फिर अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए पहले अपने ख़र्चे कम करेंगे? ठीक है, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।